तो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए शानदार खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली में मौसम इन दिनों सुहाना बना हुआ है। सुबह शाम हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है और आज सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों तक यहां जो है आसमान पर बादलों का डेरा यूं ही जमा रहेगा। 29 और 30 तारीख को हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। दरअसल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रक्रिया होने की वजह से मौसम एक बार फिर से अब करवट ले रहा है, जिसकी वजह यह हुई कि कुछ दिन और दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक अगर हम देखें तो अगले 2 से 3 दिन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है, जिसका असर यह है कि मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बादल लगातार छाए रहेंगे और 29 मार्च तक पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। यानी मौसम जो है गर्म नहीं रहेगा बल्कि हल्की ठंडक आपको महसूस होने जा रही है तमाम मैदानी इलाकों में। होली के आने के साथ साथ ठंड की विदाई आम बात है। होली आती है और अपने साथ गर्मी की शुरुआती दस्तक लाती है, लेकिन इस बार दिल्ली एनसीआर में पारे ने गोता लगाया है। मैदानी इलाकों के गर्म तेवर ठंडी हवा के झोंकों में बदल गए हैं। बेशक मौसम के इस यू टर्न ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को कंफ्यूज कर दिया। रंग बदलते इस मौसम के दौरान गुड न्यूज ये है कि अगले कुछ दिन ये मौसम सुहाना बना रहेगा। होली के बाद उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगेगा, चिलचिलाती गर्मी लोगों को सताने लगेगी, लेकिन इसके उलट होली से ठीक एक दिन पहले मौसम ने करवट ले ली। हल्की फुल्की बारिश ने पूरे मौसम को बदल के रख दिया। अब मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पहाड़ी राज्यों और उत्तर भारत के कई इलाकों के लिए गुड न्यूज सुनाई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिन पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा होगी और साथ ही दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऐसे इलाकों में जो है लगातार हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। थंडरस्टॉर्म होगा, जिससे मौसम पूरी तरीके से बदल जाएगा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में बादलों का डेरा देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में 28, 29 और 30 मार्च को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ी राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम सुहावना रहेगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया या दिल्ली एनसीआर का बात करें तो एक जैसा देख रहे हैं कि एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। ये काफी डीप पश्चिम विक्षोभ है, यानी कि इसका इफेक्ट कल से ही शुरू हो जाएगी। आपका कल हमने जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हेल का भी वार्निंग दिए हैं और हिमाचल प्रदेश में थोड़ा थंडरस्टॉर्म, और उसके बाद से धीरे धीरे जैसा ये पास आएगा तो हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सभी क्षेत्र में 28, 29, 30 इस दौरान हमारा स्पेशली 29 को थंडरस्टॉर्म्स होने की पॉसिबिलिटी है और स्पेशली सेंट्रल इंडिया में 30 के आसपास काफी इंटेंस थंडरस्टॉर्म्स होने की संभावना दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के आखिर तक अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री तक रहने की आशंका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते इस हफ्ते तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज नहीं होगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने अभी हीट वेव की संभावनाएं भी नहीं जताई हैं। अभी अगर हीट वेव का सीधे देखते हैं, क्योंकि WD आ रहा है तो टेम्परेचर खास बढ़ने का चांस नहीं है। इस क्लाउड कवर जो है वो सनलाइट रोक देगी और मैक्सिमम टेम्परेचर में खास बढ़ने का संभावना नहीं दिख रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मौसम पर से भी होली का खुमार अभी उतरा नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत अभी कुछ और दिन ठंडी हवा के झोंकों के बीच चिलचिलाती गर्मी से दूरी बनाए रखेगा। दिल्ली से अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। तो बादलों की आवाजाही दिल्ली वालों के लिए राहत का पैगाम लाई है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 मार्च को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश या आंधी की संभावना है। यानी मौसम ने मार्च के आखिरी दिनों में करवट ले ली है। इसी तरह मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना है। क्यों वैभव? जी हाँ, बिल्कुल गीतिका। और देखिए, साथ ही साथ आपको बता दें कि आईएमडी के वैज्ञानिकों की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि 29 और 30 मार्च को दिल्ली एनसीआर में
बारिश होने की संभावना फिर से जताई जा रही है, जबकि होली में आपने देखा था तो थोड़ी गर्मी थी। दरअसल मौसम में ये यूटर्न जो आया है वो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, और इसी के कारण ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये है साफ तौर पर कि मार्च के आखिर तक मैदानी इलाकों में मौसम सुहाना लगातार बना रहेगा और फिर अप्रैल में पारा दोबारा चढ़ेगा। मौसम का पारा ऊपर बढ़ते ही लोग अपने गर्मियों के कपड़े बाहर निकाल लेते हैं, पर अगर मौसम विभाग की माने तो मार्च के अंत वाले दिनों में लोगों को अपने गर्मियों के कपड़ों के साथ साथ छाते और अपने रेन कोट भी बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मार्च के जो अंतिम दिन हैं 28, 29, 30 और 31 मार्च को दिल्ली में बारिश पड़ने की संभावना है, जिसके बाद देखा जाएगा कि दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को और गाजियाबाद और गुरुग्राम वालों को गर्म मौसम से निजात मिलेगा, जिससे सीधा सीधा जो असर है वो तापमान पर पड़ेगा। क्योंकि अभी के कुछ दिनों में देखा गया कि जो तापमान था वो बढ़ जाता है, और आज की बात करें तो अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान है जो नोट किया गया है, और वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री तक जो न्यूनतम तापमान है वो नोट किया जा रहा है। पर अगर बारिश पड़ती है तो लोगों को ठंडी हवाएं चलने के कारण, बारिश के कारण इस तापमान से राहत मिलेगी, और साथ ही साथ 15 डिग्री तक भी जो तापमान है जा सकता है। और मार्च के अंत के दिनों में देखा जाएगा कि बारिश लोगों के लिए एक सुहाना मौसम लाएगी। कैमरामैन नासिर खान के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। तो देखिए, मैदानी इलाकों में हल्की ठंडक देखने को मिल रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में थोड़ी बर्फबारी लगातार जारी है। पहाड़ों पर बारिश के अलर्ट के बीच कई जगह बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली में 38 दिनों बाद सड़क से पूरी तरीके से बर्फ हटाई जा सकी। यहां पर इस काम के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कई फीट तक बर्फ जमा हो चुकी थी। छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ सड़कों पर के किनारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में इस काम का जिम्मा सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन यानी BRO को सौंपा गया। ये संगठन 38 दिन बाद गुरेज वैली की इस सड़क को कश्मीर के दूसरे हिस्सों से जोड़ने में कामयाब रहा। ये जो काम होता है ये इतना आसान नहीं होता, इसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जब पूरी तरीके से बर्फ़ को हटाया जाता है इन बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए, और बहुत धीरे धीरे करके आधा 1 किलोमीटर तक बर्फ़ हटाने का ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन BRO की मदद से ये काम पूरा सफलतापूर्वक न सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि बस से आवागमन में सुगमता आएगी। हालांकि महाराष्ट्र के अकोला में गर्मी ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वहां मार्च के आखिरी में ही तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। एक दिन पहले वहां का तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आलम यह है कि सूरज की तपिश से लोग परेशान हैं। दोपहर के वक्त रास्तों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है। जूस और शरबत की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ये पारा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो दोपहर के वक्त जो है लोगों को काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, और आने वाले दिनों में तापमान 42 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। बात कुछ और खबरों की हो जाए। सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत दौरे पर जैसलमेर पहुंचे हैं। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ शहर को घूमने के लिए निकल गए। उन्होंने जैसलमेर के रेतीले धर्रों और दूसरे पर्यटक स्थलों पर दौरा उन्होंने किया, और इस दौरान राष्ट्रपति जैसलमेर की सड़कों पर पैदल घूमते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ ऐतिहासिक हवेलियों की भी उन्होंने दीदार किए। जैसलमेर की सड़कों पर घूमते ये विदेशी सैलानी, दुकानों पर हस्तकला को निहारते और खरीदारी करते ये विदेशी मेहमान, राजे रजवाड़ों की हवेली को निहारते ये पर्यटक। ये कोई आम टूरिस्ट नहीं बल्कि सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ जैसलमेर की 4 दिन की यात्रा पर आए हैं। इस दौरान वो जैसलमेर की ऐतिहासिक हवेलियों की शानो शौकत निहारते हुए पुराने बाजारों में खरीदारी करते नजर आए। राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम ने जैसलमेर की मशहूर पटवा हवेली का दौरा किया।
सिंगापुर के राष्ट्रपति ने करीब 1 घंटा सोने के रंग वाली पटवा हवेली की अद्भुत नक्काशी और वास्तुकला का आनंद लिया। ये जैसलमेर में बनी सबसे पहली हवेली है। ये एक हवेली नहीं बल्कि 5 छोटी छोटी हवेलियों का समूह है। जैसलमेर की सैर को निकले सिंगापुर के राष्ट्रपति शहर की गलियों और बाजारों के भ्रमण को भी निकले, जहां वो एक आम खरीदार की तरह शॉपिंग करते नजर आए। जैसलमेर की गलियों में पत्नी के साथ राष्ट्रपति षणमुगरत्नम एक आम सैलानी की तरह टहलते नजर आए। उन्होंने कई दुकानों में पारंपरिक हस्तकला की चीजों, बेडशीट्स, वॉल हैंगिंग, साड़ियों समेत कई चीजों की खरीदारी की। अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति भारतीय सभ्यता और संस्कृति से काफी प्रभावित नजर आए। जैसलमेर आते ही होटल में मिले शानदार स्वागत के साथ भारत की मेहमान नवाजी से वो काफी खुश नजर आए। वो इस कला को देख के बहुत ही अभिभूत हुए और उनको सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो पुराना स्टफ या पुराना जो भी टेक्सटाइल बचा हुआ है उससे हम रिसाइकल करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने इन आर्टिजन को प्रोत्साहित करने के लिए इनके हाथ की बनी हुई 3 वस्तुएं भी ली, जिसमें एक वॉल हैंगिंग था, एक रनर था और एक। जैसलमेर शहर के इस छोटे से टूर के बाद आज सिंगापुर के राष्ट्रपति मशहूर ऊंट सफारी भी करेंगे। साथ ही ट्रेडिशनल क्यूजिन का लुत्फ भी उठाएंगे। 29 मार्च को राष्ट्रपति जोधपुर रवाना हो जाएंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर रामनगरी से, जहां रामनवमी की तैयारियां तेज हो गई हैं। नए मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव होगा। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के राम जन्मोत्सव में पहुंचने की उम्मीद है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक रामनवमी पर 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। ये सभी भक्त बालक राम के दर्शन की आस लिए अयोध्या पहुंचेंगे। वहां श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अपील भी की जा रही है कि लोग अपने अपने शहरों में राम जन्मोत्सव मनाएं और किसी अन्य मौके पर अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आएं। इसके पीछे मकसद यही है कि रामनवमी पर जरूरत से ज्यादा भीड़ की वजह से कोई अव्यवस्था न हो। कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की अवधपुरी में इस बार खास होगा रामलला का जन्मोत्सव। रामनवमी पर अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर में अनूठी होगी रौनक। बालक राम पहली बार अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में जन्मोत्सव मनाएंगे। जनवरी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जिस तरह से अयोध्या में राम दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि रामनवमी के दिन भी राम भक्तों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लिहाजा उनके भक्तों के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। श्रद्धालुओं के सामान को सुरक्षित रखने के लिए 15,000 लॉकर की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था होगी। धूप से बचाव के लिए जन्मभूमि पथ पर शेड बनाया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर में किसी भी दर्शन, आरती या प्रसाद के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही लॉकर भी निःशुल्क उपलब्ध होगा। जूते चप्पलों की रखवाली के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि इस बार रामनवमी पर 25 से 30 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ सकते हैं। हालांकि उनके लिए मंदिर प्रशासन ने अपनी ओर से व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रखी है। फिर भी श्रद्धालुओं से अपील यही कि वो बालक राम की अवस्था का भी ध्यान रखें। दरअसल बालक राम महज 5 साल के हैं। ऐसे में भक्तों के लिए उनका रात रात भर जागना उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। 25 से 30 लाख तक लोग आ सकते हैं। अब 5 साल के बालक को कितना जगाना है, सोचना है भाई। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अपने गांव में भी रामनवमी हो सकती है भाई। 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी मनाई जाएगी, राम का जन्मोत्सव। और इसके लिए अयोध्या में
9 अप्रैल से ही भक्तों का मेला शुरू हो जाएगा और इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात रंग पंचमी की कर ली जाए, क्योंकि होली के बाद इसकी भी तैयारियां तेज हो जाती हैं। होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी मनाने की परंपरा महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विशेषकर ये पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में रंग पंचमी मनाई जाएगी, लेकिन इस बार महाकाल के दरबार में रंग पंचमी को लेकर प्रशासन ने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं ताकि श्रद्धालुओं के सामने किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बसंत पंचमी के दिन ब्रज से शुरू हुआ होली उत्सव जारी है। रंगभरी एकादशी के बाद से देश के कई हिस्सों में होली का उत्सव शुरू हो जाता है और होली के 5वें दिन रंगभरी पंचमी मनाई जाती है। अब 30 मार्च को रंग पंचमी उत्सव का भव्य रंग दिखाई पड़ेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होली के बाद रंग पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार यहाँ रंग पंचमी पर सिर्फ हर्बल रंग का ही इस्तेमाल किया जाएगा। उज्जैन के जिलाधिकारी नीरज कुमार सिंह के मुताबिक रंग पंचमी पर किसी भी श्रद्धालु को बाहर से रंग लाने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि इसका इंतजाम श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति करेगी। यह रंग पंचमी पर टेसू यानी पलाश के फूलों से बने हर्बल रंग इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा रंग पंचमी की सुबह के समय होने वाली भस्म आरती में भी श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित की जाएगी। दरअसल 25 मार्च को होली की सुबह मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान गुलाल उड़ाए जाने से हुई आग की घटना के बाद प्रशासन ने ये एहतियाती कदम उठाया है ताकि रंग पंचमी के दिन किसी तरह की अनहोनी की आशंका न रहे। रंग पंचमी के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दरबार पहुंचते हैं। मान्यताओं के अनुसार रंग पंचमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ है। उस दिन उनकी पूजा कर उन्हें रंग अर्पित किया जाता है। कई जगह इस दिन जुलूस भी निकाला जाता है और खूब अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। मान्यता है कि पंचमी तिथि पर रंगों के उत्सव से दैवीय शक्ति का प्रभाव ज्यादा होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और इस त्योहार का महाकाल के भक्त अच्छे से आनंद उठा सकें, इसके लिए उज्जैन प्रशासन तमाम उपाय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब, जहां आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला त्योहार का रंगारंग समापन हुआ। त्योहार के आखिरी दिन देश विदेश से बड़ी तादाद में यहां श्रद्धालु पहुंचे। वहीं अमृतसर के हरमिंदर साहिब में भी इस मौके पर काफी रौनक देखने को मिली। पंजाब के आनंदपुर साहिब में उमड़ा आस्था का सैलाब। होला मोहल्ला त्योहार के आखिरी दिन यहाँ जत्थेबंदियों, निहंगों और कलाकारों ने दिखाए अनूठे करतब। यहाँ रंग अबीर भी था और तलवार की धार भी। यहाँ नीले पारंपरिक पोशाक में निहंगों की ललकार भी थी और आत्मरक्षा की तैयारी भी। तस्वीरें आनंदपुर साहिब में उमड़े जनसैलाब की है। यहाँ धूमधाम से मनाया गया सिखों का पवित्र त्योहार होला मोहल्ला। इस खास मौके पर सिखों के पवित्र स्थल तख्त श्री केसरगढ़ साहिब में बड़ी तादाद में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में माथा टेका। वैसे तो ये त्योहार भी होली का ही एक हिस्सा है, लेकिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने होली को होला मोहल्ला नाम देकर इसे वीरता, पौरुष और अध्यात्म से भी जोड़ दिया। इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में की थी। तब से ये त्योहार हर साल होली के मौके पर मनाया जाता है। होला मोहल्ला की धूम अमृतसर के हरमंदिर साहिब में भी दिखी। हरमंदिर साहिब में भी इस खास मौके पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा।
आखिरी दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश सुखासन सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में लाया गया। पालकी के आते ही श्रद्धालुओं ने उस पर गुलाब के फूल और इत्र चढ़ाए और गुरुओं और गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लिया। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार ने अतिरिक्त सैनिकों को बैरक्स में वापस लाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कही है। गृह मंत्री ने कहा है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी धीरे धीरे केंद्रीय बलों से हटाकर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दी जाएगी। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि सैनिक धीरे धीरे बैरक्स में लौट जाएंगे। इसके लिए 7 साल का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप्स बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोर्थ फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस रहती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है। तो लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, देखिए कौन से बड़े चेहरे हैं जो नामांकन भरने जा रहे हैं। तमाम बड़ी सीटों पर देखिए नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री है, नागपुर से आज नामांकन भरने जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव अलवर से नामांकन भरेंगे और साथ ही साथ जितिन प्रसाद आपको पीलीभीत से नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। ईश्वर का आशीर्वाद भी लेंगे और नितिन गडकरी जो हैं वो आज रैली भी करने जा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। नामांकन भरने से पहले की ये तस्वीरें हैं। नागपुर से परंपरागत जो उनकी सीट है नितिन गडकरी की, उससे नामांकन आज जो है नितिन गडकरी भरने जा रहे हैं। तमाम कयास उनको लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार नागपुर से ही उनको दोबारा मौका दिया गया पार्टी की ओर से। और ये बड़े चेहरे हैं जो आज नामांकन भरने जा रहे हैं। 102 लोकसभा सीटों में पहले चरण में मतदान होगा, जिसमें देखिए नितिन गडकरी नागपुर से, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र यादव अलवर से और विवेक बंटी साहू भी आपको मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अपनी सेहत को ट्रैक करने के लिए आप स्मार्ट वॉच पहनते होंगे या फोन में कई तरह के ऐप भी इंस्टॉल करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने अपनी डेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है? दांतों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हेल्दी स्माइल के लिए जरूरी है कि लोग अपनी डेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। एम्स ने डेंटल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा ही ऐप बनाया है जिसका नाम हेल्दी स्माइल है। लगभग 2 साल पहले इस ऐप की शुरुआत की गई थी और अब इसे लाने का मकसद है लोगों को डेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक करना। एम्स ने अब इस ऐप को और एडवांस किया है, जिसके जरिए आप अपने बच्चों को ओरल हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही ओरल हेल्थ से संबंधित कई जानकारियां भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मुस्कान अच्छी रहे और आपकी डेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, इसको लेकर एम्स एक ऐप लेकर आया था जिसका नाम है हेल्दी स्माइल। यानी जब आप हंसे तो आपकी जो स्माइल है वो बहुत स्वस्थ रहे। अब इस ऐप को और अपग्रेड किया गया है। इस ऐप में एक ऐसा कैलेंडर लाया गया है कि आपने दिन में 2 बार ब्रश किया है या नहीं, आपके बच्चे ने दिन में 2 बार ब्रश किया है या नहीं, आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं और इसका जो डेटा है एम्स तक पहुंचेगा। कैसे काम करेगा हम समझेंगे डॉक्टर कल्पना बंसल से, क्योंकि इनका ही ऐप है और इनकी लंबी मेहनत है। मैम, एक ऐसा ऐप जो आपको ये बता देगा कि मेरे बच्चे ने दिन में 2 बार ब्रश किया या नहीं, क्या है इसका मकसद और कैसे काम करता है? इस ऐप का मकसद है लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना दैट डेंटल हेल्थ जो है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सिंपल मेजर्स होते हैं, बट थोड़ी सी जानकारी ना होने की वजह से लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। उनको टाइम पे ट्रीटमेंट ना लेने से भी प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ती चली जाती हैं। सो बेसिकली ये जो ऐप है इसमें सिंपल मेजर्स हैं, थोड़े से पॉइंट्स वाइज बताया हुआ है, एज स्पेसिफिक हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ टाइमर है एक,
FAQs हैं, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ मैं पेरेंट्स में कि बच्चों की हेल्थ को मेंटेन किस एज से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आप अपनी डेंटल हेल्थ को भी रिकॉर्ड कर पाए, शायद ये अपने आप में खास और एक अनोखा ऐप होगा, या मुझे लगता है भारत में ये अभी नया प्रयास है, विदेशों में बेशक से होता है। यहाँ पे हाँ, ऐसे जो छोटे बच्चों के दांत के कीड़े के लगने के लिए जो प्रिवेंशन की ऐप है, एजुकेशनल ऐप है, ये अपने आप में ये कह सकते हो कि ये शुरुआती ही है। ऐसी कोई ज़्यादा ऐप्स है नहीं इंडिया में। और दूसरी जो बड़ी खास बात इसकी है कि ये 2 लैंग्वेजेस में है। इसमें ओरिजिनल वीडियोस हैं और टाइमर है, जो कि होती हैं मे बी अब्रॉड की ऐप्स में होंगी, बट इतनी ज़्यादा कॉमन भी नहीं है। और ब्रशिंग कैलेंडर तो आई डोंट थिंक सो किसी और में होगा। और छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको ये बड़ी दिक्कत है कि छोटा बच्चा खुद से ब्रश नहीं कर सकता है, तो इसके लिए उनके पेरेंट्स को ज़्यादातर समझना है कि उनको कैसे ब्रश करवाया जाए। तो मैंने अब 3 साल से कम का सेलेक्ट किया है और ब्रश करने की बातें हैं, तो सारी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि कैसे उनके 3 साल से छोटे बच्चे को कि जिनके टीथ भी नहीं निकले होते कैसे साफ करना है। पिक्टोरियल साथ में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी है और टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये मैंने हिंदी वर्जन खोला हुआ है। और ऐसे ही 5 पॉइंट्स हैं कि कैसे क्या क्या फॉलो करना है, कि कब शुरू कर देना होता है। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है। कभी ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए बनना है, ये अभी इसका वो है। और उसके अलावा इसमें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं, FAQs हैं जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, कि कैविटीज होती क्या हैं, हो कैसे जाती हैं, बच्चों में क्यों ज्यादा होती हैं, और परमानेंट टीथ जो कि पक्के टीथ जिनको कहते हैं वो कब निकलते हैं बच्चों में। कैविटीज शुरुआत में कैसे दिखती हैं, बढ़ने पे कैसे दिखती हैं, ऐसे कितनी बार ब्रश करना चाहिए, ये FAQs में भी दिया हुआ है। दांतों को हमारी पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा कहा जाता है। अब चाहे उम्र कोई भी हो, दांत अगर हैं आपके साथ तो आपकी स्माइल तो खूबसूरत रहती है, साथ ही आप अच्छे भी दिखते हैं, आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं और आपकी पर्सनालिटी ज्यादा निखर के आती है। वीडियो जर्नलिस्ट कुंज बिहारी के साथ नीतू झा। शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।